दोस्तों एसआईआर फॉर्म भरने में काफ़ी सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। मैंने अक्सर फॉर्म देखे हैं जो कि गलत होते हैं और बीएलओ भी उनको ये कह के छुटकारा पा लेते हैं कि हाँ बस ठीक है हो गया, क्योंकि उनको अपनी फॉर्मेलिटी शायद पूरी करनी होती है, लेकिन उसमें आपका नुकसान है। दोस्तों एसआईआर फॉर्म भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों को मैं आपको अभी बारीकी से एसआईआर, ये देखिए मेरे पास ये एसआईआर फॉर्म है, इसको मैं फिल करके आपको पूरा दिखाऊंगा कि ये फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, जो कि इसमें किसी तरह की गलती ना हो। दोस्तों मैं आपको फॉर्म के साथ बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। ख़ास करके ये गलतियां महिलाओं के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का मतलब आपका वोट कट जाएगा और आपको बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा। तो मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो भी गली में पढ़े लिखे लड़के हैं और जो अनपढ़ लोग हैं उनकी ज़रूर सहायता करें कि वो लोग अपने फॉर्म लेकर दर बदर भटकते रहते हैं, कोई भी उनको उल्टा सीधा फॉर्म भर के दे देता है, जिससे उन्हें बहुत सारी कठिनाई होती है। तो अपने आसपास के लोगों की मदद ज़रूर करें। दोस्तों ये मेरे पास एक एसआईआर का फॉर्म है। इस फॉर्म को आप ध्यान से देखें, आपको बीएलओ ने ये एक फॉर्म दिया होगा। कहीं कहीं ये दो भी फॉर्म दिए गए हैं, लेकिन जिन दो लोगों को दो फॉर्म दिए गए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक या दो फोटो कॉपी जरूर करा लें, और जिनके बीएलओ ने सिर्फ उन्हें एक फॉर्म दिया है वो भी दो इसकी फोटो स्टेट करा लें। ताकि क्या होता है कि जैसे देखिए, हमें भरते समय कभी गलत हो जाता है तो हमें उसको इस तरह से काटा पीटी नहीं करनी है उस फॉर्म के अंदर, बल्कि हमें साफ सुथरा उसको भरना है। तो पहले समझिए इस फॉर्म में है क्या। तो सबसे पहले देखिए ये एक कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पर जिसका ये फॉर्म होगा उसका ये नाम रहेगा, यहाँ पर निर्वाचक का नाम, उसके बाद उसकी वोटर आईडी संख्या, ये एपिक नंबर पड़ा हुआ होगा, उसके बाद उसका एड्रेस पड़ा होगा, उसके बाद ये दूसरे कॉलम में क्रम संख्या, भाग संख्या, और जहाँ आपका निर्वाचन क्षेत्र है वो पड़ा होता है। उसके बाद ये एक स्कैनर है, यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ होता है जिसका ये फॉर्म है, और यहाँ पर आपको एक अभिकरण का कोई फोटो आपको लगाना होता है। अब ये बात तो आप समझ गए कि ये चार कॉलमों का क्या मतलब है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो सबसे पहले जिनका ये फॉर्म है हम उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एक डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आधार संख्या वैकल्पिक, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आप इसमें लिख सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर अनिवार्य है, ये मोबाइल नंबर इसके अंदर जरूर लिखना है। उसके बाद आता है पिता अभिभावक का नाम, यानी कि ये फॉर्म जिनका है उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये नाम लिख दिया है। उसके बाद इनकी जो एपिक संख्या है, यानी कि जो इनका वोटर आईडी कार्ड होगा उसमें एक नंबर लिखा हुआ होगा यूपी 71 जैसे करके, तो उस नंबर को वैसा ही यहाँ पर भर देना है। उसके बाद पूछा जाता है माता का नाम, तो आपको उनकी माँ का नाम लिखना है। उसके बाद माता का ईपी संख्या, यानी कि जो उनके वोटर आईडी कार्ड पर संख्या है तो आप भर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नाम भरना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखिए, और अगर आप लेडीज हैं तो अपने पति का नाम लिखिए। ये यहाँ पर दिया गया है, और अगर उनका एपिक संख्या आपके पास है तो उसको भी यहाँ पर भर दीजिए। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है ये और ये, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इन फॉर्मों में ही लोग गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म बेकार हो जाता है। अब हम इन दो कॉलमों को अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। दूसरे कॉलम में लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार।
अब हम इन दोनों कॉलमों को अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि ये जिनका फॉर्म है, अब अगर वो लेडीज हैं और शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी शादी 10 साल में या 15 साल पहले हुई है, तो उनका तो 2003 की लिस्ट में नाम नहीं होगा। अब वो क्या करें? काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो उनको क्या करना है, जिनकी शादी हो गई है और उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, और वही काम अगर जेंट्स है तो जेंट्स को भी करना है। तो अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। यानी कि अपने नाम से मतलब है, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम भरना है। तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं भर देता हूँ, ये हमने अपने पिता का नाम भर दिया। उसके बाद ये आती है एपिक संख्या, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है अगर मौजूद है तो। उसके बाद संबंधी का नाम, तो यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है, यानी कि इस जगह पर अपने पिता का नाम डालना है। जैसे कि ये जो नाम है, ये जिनका फॉर्म है, उनको अपना नाम यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, बल्कि अपने पिता का नाम सबमिट करना है। इस बात को याद रखें। उसके बाद यहाँ आता है संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम में इनके माता या पिता, उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। अब जैसे हम इनके पिता का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, ये पूछता है संबंध, तो इनका इनसे क्या संबंध है? तो ये पिता हैं, ये इनके बेटे हैं, तो यहाँ पर लिखना है पिता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे जिला, हो सकता है आज आपका जिला कोई दूसरा हो और 2003 में जिला कोई दूसरा हो, तो यहाँ पर आपको जो अभी का जिला है उसको नहीं भरना है, बल्कि 2003 में आपका जो जिला था उस जिला को भरना है। जैसे हमने ये भर दिया, 2003 में जो जिला था उसको फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम, तो राज्य का नाम तो आपके जो भी है वो इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब जैसे 2000 जैसे अभी आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको नहीं भरना है, बल्कि 2003 में जो आपके माता पिता वोट डालते थे उस समय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो उसका नाम यहाँ पर हमें भर देना है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है और कैसे आप उसको ढूंढ सकेंगे। उसके बाद ये 3 कॉलम, इनमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इनसे ही आपका जो ये आपने डिटेल भरी है वो वेरीफाई होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने विधानसभा, जैसे कि ये विधानसभा है, इसका नंबर यहाँ पर लिखना होगा। इस विधानसभा का नंबर लिख दिया। अब आता है भाग संख्या। ये जो भाग संख्या है, आपकी जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें मेंशन की हुई होती है, तो आप उसमें इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्रम संख्या, तो वो भी क्रम संख्या भी आपके जो 2003 की वोटर लिस्ट होगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बीएलओ से उसको ले सकते हैं। तो उसके जो पहले पेज पर जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको लिखा मिलेगा विधानसभा क्षेत्र, तो वहां पर आपको उसका नाम और उसकी संख्या दोनों चीज देखने को मिलेंगी। और इधर लास्ट जो कॉलम होगा आपके राइट हैंड साइड पर, उस पर भाग संख्या अंकित होती है, तो आप वही भाग संख्या यहाँ पर लिखें। और जो आपका नाम है जिस पेज पर, उसके आगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी क्रम संख्या मौजूद होती है, तो आपको वो क्रम संख्या यहाँ पर भरना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किस तरह से भरना है। अब बात करते हैं कि जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनको ये फॉर्म किस तरह से भरना है। तो उनको क्या करना है, जैसे हमने माना कि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, अब ये चाहे लेडीज हैं या जेंट्स हैं, तो आपको ठीक अपना जिस तरह यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, आपको ये नाम लिख देना है। उसके बाद उनकी एपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद इनके संबंधी का नाम, तो इनके पिता का नाम आप यहाँ पर लिख दो।
अब जिस तरह से आपने इनके पिता का नाम लिख दिया, उसके बाद जिला, जिला आपको वही लिखना है जो 2003 में था। तो इस तरह से हम बताते हैं। ये 2003 में जो आपका ज़िला था उस ज़िले का नाम लिखिए, उसके बाद अपने राज्य का नाम लिखिए। राज्य का नाम लिखने के बाद फिर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का, यानी कि आप इस संख्या को जो 2003 में निर्वाचन क्षेत्र की आपको संख्या थी या निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो उसका नाम आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, अब यहाँ पर जो 2003 में आपकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या थी उसको फिलअप कर देना है और यहाँ पर भाग संख्या लिखनी है। ये आपको सेम वोटर आईडी में जो वोटर लिस्ट है 2003 की, उसमें आपको भाग संख्या, क्रम संख्या जो भी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप फॉर्म अपना पूरा कंप्लीट भर देंगे जिसमें कोई गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ ये बात भी बहुत समझने वाली है कि यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जिनका ये फॉर्म है उन्हें अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर ले लेने हैं, यानी कि BLO के साइन ले लेने हैं आपको, ताकि आपके पास एक कॉपी रहे और यहाँ पर आपने किस डेट में सबमिट किया है उस डेट को आप मेंशन करके ही करिए। अब इस फॉर्म को आपका ये जमा होने के लिए तैयार है। अब आप इसको फॉर्म को जमा कर दीजिए और एक कॉपी अपने पास रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म किधर भी हो जाए और आपका पास कोई सबूत ना रहे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर सही जानकारी आपको पता चली हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए।